क्या कुछ कहना चाहेंगे? बॉर्डर फिल्म किस तरीके की जर्नी थी, क्या कुछ नया था वहाँ पर आपके? बॉर्डर बहुत बड़ी फिल्म थी, बिगेस्ट फिल्म थी शायद, और मुझे जाते ही मिल गई। शूटिंग के दौरान मेरे फादर गुजर गए और चूंकि मैं घर का सबसे बड़ा था, लाइफ में कहते हैं ना एक ब्रेक लग गया। फिर आपको किस तरीके से मतलब कैसे काम? हाँ, हिस्टोरिकल में लगातार मैंने कुछ 7 से 8 किए। झांसी, शिवाजी, महाराणा प्रताप, बुद्धा, सिया के राम, और टाइम मिलेगा तो सीरियल भी करेंगे। ऐसा कोई मुझे परहेज नहीं है कि मुझे सीरियल नहीं करना है। हाय, दिस इज हेमंत चौधरी, यू आर वॉचिंग मी इन बॉलीवुड हेल्पलाइन। हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन एंड दिस इज आयुष तिवारी। जब बात करूं मैं फिल्मों की तो डायरेक्टर ने कहा, हेमंत जी ऑर्डर ऑर्डर आप करेंगे बॉर्डर। अगर बात करूं मैं हिट सीरियल की तो कुछ ऐसा था जब घर में खाना घराना देखते हुए खाते थे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हेमंत सर की। जी हाँ सर, हेमंत सर बॉलीवुड हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बॉर्डर फिल्म से शुरुआत की, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? बॉर्डर फिल्म किस तरीके की जर्नी थी, क्या कुछ नया था वहां पर आपके लिए? सब कुछ नया था। मैं पहली बार मुंबई आया था। एक्चुअली मुझे ज़्यादा जानकारी तो थी नहीं इस शहर के बारे में, यहाँ के बारे में, क्योंकि मैं एक बहुत ही रिमोट प्लेस है, देयर इज़ अ ट्रैवल बेल्ट कॉल्ड गोड्डा इन झारखंड में, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। बट पढ़ाई के लिए दिल्ली आया था। तो कहते हैं ना, दिल्ली आकर के आपके पर्सपेक्टिव्स, आपकी आसपास की चीज़ें बदल जाती हैं। तो थोड़ा बहुत मैं भी, और अपने कॉलेज डेज़ के दौरान में ही थोड़ी बहुत इंटरेस्ट थी मुझे इन सब चीज़ों में। दिल्ली आने से उसका फ़ायदा मिला, लोगों से मिलना शुरू किया। उसी दौरान मुझे एक ऐसे, जब मैंने अपना इंटरेस्ट इसमें परसू किया और इस कैरियर के लिए थोड़ा अपने आप को पुश करना शुरू किया, तो मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से हुई जो किसी तरह से बॉर्डर से इनडायरेक्टली वो कनेक्टेड थे, और उन्होंने मुझे जेपी सर से मिलवाया। मैं चूँकि शॉर्ट सर्विस कमीशन कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एक्चुअली मैं क्वालिफाई किया हुआ था, तो एक लुक मेरी शुरू से एक ऑफिसर वाली थी। तो जब मेरी मुलाकात हुई उनसे, तो उन्होंने कहा यू लुक लाइक एन ऑफिसर। एंड वहाँ मेरी मतलब पहली, कह सकते हैं आप, मेरा पहला लुक उन्होंने मुझे फाइनल किया। उन्होंने कहा तू मेरे पिक्चर में कुछ करेगा। लेकिन बात ऐसी हुई कि जब हम जोधपुर गए आउटडोर शूट करने के लिए, तो वहाँ किसी कारणवश जो रोल मामिक साहब कर रहे थे, जो उस वक्त के एक बहुत बड़े स्टार थे, उन्होंने वो रोल नहीं किया किसी कारणवश, किसी टेक्निकल इशू की वजह से। फॉर्चुनेटली वो रोल मुझे मिल गया। वो एक्चुअली जो रोल था, वो उस फिल्म में जो बाद में वो एडिट हो गया था, वो पार्ट, वो जैकी सर के अपोजिट जो लड़की थी उसके भाई का रोल था, जो एक स्क्वाडन लीडर होता है, पीडी सुमेश, जो रोल मुझे मिला था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बट एंड में वही होता है ना, जब किस्मत में कोई चीज़ लिखी होती है तो उसको आप मिल तो गई। बहुत बड़ी फिल्म, मुझे उस वक्त की फिल्म बॉर्डर बहुत बड़ी फिल्म थी, बिगेस्ट फिल्म थी शायद, और मुझे जाते ही मिल गई। बट जितना भी है, अगर आप आज भी बॉर्डर देखेंगे तो जैकी सर जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ मैं हूँ, और मेरे अलावे जितने भी दूसरे को आर्टिस्ट हैं, दे आर रियल ऑफिसर्स, दे आर स्क्वाडन लीडर्स। जैसे हम जोधपुर गए, वहाँ के जो स्क्वाडन लीडर्स थे उनके साथ हम शूट कर लेते थे, या हम जामनगर गए, हम जैसलमेर गए, जहाँ जहाँ गए हमने रियल ऑफिसर्स के साथ शूट किया। तो बॉर्डर की हमारी शूटिंग कंप्लीट हो गई, लेकिन उस फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे फादर गुजर गए, और चूँकि मैं घर का सबसे बड़ा था तो मुझे वापस जाना पड़ा अपने होम टाउन, और लाइफ में कहते हैं ना एक ब्रेक लग गया 3 से 4 सालों का। तो बॉर्डर बहुत बड़ी हिट हुई थी जब वो रिलीज़ हुई। आज भी लोग देखते हैं बॉर्डर को। तो मुझे शायद उसका एडवांटेज मिल नहीं पाया, क्योंकि उस वक्त मैं मुंबई में नहीं था। उस वक्त तो बॉम्बे था, मुंबई हुआ भी नहीं था, तो मैं था नहीं। तो आई कुड नॉट गेट दैट एडवांटेज ऑफ बॉर्डर बीइंग सच ए ह्यूज हिट। लोग बोलते थे हाँ बॉर्डर में काम किया है, तो मुझे काम मिलता। कुछ लोगों ने मेरा पता भी, मतलब मेरा एड्रेस भी ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन मैं कांस्टेंट बाहर था बॉम्बे से। एंड आई केम अगेन इन 2001, जो आपने घराना सीरियल बताया, वो सीरियल भी मुझे बॉर्डर की वजह से मिली। उसके जो प्रोड्यूसर थे मिस्टर दिनेश बंसल, उन्होंने मुझे अपने शो में सिर्फ इसलिए लिया था कि इस लड़के ने बॉर्डर में काम किया है, एंड बॉर्डर इज़ वन ऑफ माय फेवरेट, तो आई विल टेक हिम इन बॉर्डर।
जैसे आपके साथ बॉर्डर में कास्ट हो कि भाई आपको देख के लगे यार ये मतलब ये काइंड ऑफ एयरफोर्स ही कैरेक्टर कर सकते थे आपने कहा हाँ, भी। हाँ, तो उसका भी सेम कुछ ऐसे ही था मतलब घराना नहीं, को उसमें क्या हुआ था, घराना में भी अगेन मतलब सब, मुझे लगता है मैंने जो ज़िंदगी में पाया है ना, वो मिलती है चीज़ें मुझे, लेकिन फिर मुझे वो करके दिखाना पड़ता है, भाई मुझ में ये कैपेबिलिटी है और मैं कर सकता हूँ, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है मेरे प्रोड्यूसर्स का या मेरे मेकर्स का, फिर वो मुझे देते हैं। घराना में कुछ ऐसा हुआ कि मैं हीरो के बड़े भाई के रोल में मुझे कास्ट किया गया। अब ठीक है, मेरे सीन्स आते थे नहीं आते थे, कुछ ऐसा उस फिल्म के उस शो के स्क्रीन प्ले में कुछ ऐसे चेंजेस आए कि मुझे थोड़ा एग्रेसिव दिखाना पड़ा, और मैं शुरू से थोड़ा एग्रेसिव रोल जब भी करता हूँ तो लोगों ने कहा कि आप बड़े कन्विंसिंग लगते हो। तो कुछ सीन्स ऐसे आए जिसमें मैं एग्रेसिव मतलब मेरा जब पोर्ट्रेयल हुआ तो राइटर ने कहा काफ़ी अच्छा लग रहा है और हम कुछ सीन्स लिखते हैं, और वो सीन लिखते लिखते कुछ ऐसा समा बन गया कि आई बिकेम वन ऑफ द मेन लीड, इनफैक्ट वन ऑफ द नहीं, मेन सेंट्रल कैरेक्टर उस शो का मैं हो गया। और वो शो 2 से 2.5 साल चला कांस्टेंट। उसमें मेरा नाम था राहुल सोमानी, आई स्टिल रिमेंबर। उस वक्त लंदन वगैरह में भी, यूरोप में भी तभी ZTV ने शुरू किया था अपना टेलीकास्ट, और कई जगह मुझे लोग टकराते थे जो NRIs थे हु यूज्ड टू स्टे इन UK, इन स्पेन एंड अदर प्लेसेस। वो कहते थे हमारे पास हिंदी चैनल में सिर्फ एक जी आता है और शायद सोनी आता था, बोलते थे एंड घराना इज़ आवर फेवरेट। तभी सोशल मीडिया इतना एक्टिव इनफैक्ट था भी नहीं, तो लेटर्स आते थे, जो एक प्रोग्राम आता था जिसमें लेटर्स लिख करके आते थे, कौन सा शो कौन सा कैरेक्टर आपको पसंद है, तो हमें फ़ोन आता था कि भाई सबसे ज़्यादा राहुल को पसंद किया जा रहा है। तो दैट्स हाउ दैट जर्नी बिगेन एज एन एक्टर। और घराना से मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मैं अपना मतलब एक्टिंग को मैं अपना सीरियस प्रोफेशन बना सकता हूँ और इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। क्या बात है। लेकिन सर घराना में पहचान दी, लेकिन अगर बात करूं मैं झांसी की तो वो आपके लिए काफी पॉइंट रहा है आपकी लाइफ के। घर आपने काफ़ी किया है, आपने होमवर्क काफ़ी अच्छे से। झांसी अगेन यू नो व्हाट हैपन, हर प्रोफेशन में, हर फील्ड में एक सर्टेन स्टेज के बाद एक स्टैग्नेंट हो जाती है चीज़ें। अब जैसे मैं कर रहा था घराना करते करते आई गॉट कुमकुम से क्योंकि सास भी कभी बहुत थी, उन सब में मेरा 6 महीने 8 महीने साल भर का ट्रैक रह रहा था, बट एक ही टाइप का वो रोल था। मतलब किसी में पुलिस ऑफिसर हैं, किसी में बड़े भाई हैं, किसी में वन ऑफ द मेन है, तो एक ही चीज़ करना पड़ता था, हर में कहानी एक ही होती थी, कुछ ऐसा अलग नहीं था। उसके बाद 2007-8 में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ। पृथ्वीराज चौहान करके एक शो आया था स्टार प्लस पे जो बहुत बड़ा हिट हुआ था, सागर्स का। तो उसको देख करके मुझे लगता है यहाँ तो एक्चुअली एक शो किसी चैनल पे हिट होता है तो सारे चैनल वाले फिर उसी टाइप के शोज़ बनाते हैं। तो यू नो पृथ्वीराज चौहान जो बना रहे थे उसको देख के जी ने झांसी की रानी शुरू की, और झांसी की रानी शो जो था उसमें भी ये हुआ कि शुरू में 36 एक्टर्स थे, 36 एक्टर्स ले लिया गया, हमें भी ले लिया गया। आई वॉज ऑल्सो कास्टेड, रघुनाथ सिंह का रोल मिला, बट शुरू के 3 महीने बस जाते थे, हम खड़े रहते थे और स्माइल देते थे और फिर मूंछ निकाल करके आ जाते थे वापस। बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग सा एटमॉस्फेयर हो गया था मेरे लिए, खास करके एज एन एक्टर। मुझे लगता था यार आई एम नॉट एज एन एक्टर, आई वॉज नॉट एंजॉइंग दैट रोल। देन ग्रेजुअली आई रियलाइज्ड कि जो लिखने वाले हैं वो एक दिन हम लोगों को सबको बुला के बता रहे थे भाई कि हमें बहुत हो गया अभी पॉलिटिक्स, अब हम रियल झांसी की रानी दिखाना चाहते हैं और उसमें वी वांट जो अच्छे हॉर्स राइडर्स हों। वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट हो गया, बिकॉज मैं थोड़ा बहुत घुड़सवारी में जानता था, और मैं चूंकि शूट कर रहा था आम गांव में, तो हमारे साथ एक और हमारे को आर्टिस्ट थे मिस्टर समीर धर्माधिकारी, जो उन्होंने गंगाधर राव का रोल प्ले किया था। हम लोगों ने मिलकर ना शाम को आफ्टर पैकअप हम ट्रेनिंग लेने लगे घुड़सवारी की, और वो हॉर्स राइडिंग ने हमें वो शो का ऑलमोस्ट वन ऑफ द मेन अगेन बनाया, और शो के लास्ट डे तक हमने शूटिंग की, जस्ट बिकॉज एवरी नेक्स्ट एपिसोड, मतलब किसी भी एपिसोड जो लिख के आता था उसमें 4 से 5 सीन ऐसे होते थे जिसमें यू हैव टू हॉर्स राइडिंग की ज़रूरत पड़ती थी, फाइट्स होते थे, वॉर होते थे, छोटे छोटे वो दिखाना पड़ता था उनको। और तभी ये क्रोमा इतना एडवांस नहीं था कि आप कुछ भी कर लें पीछे बैकग्राउंड करके, अब तभी भी हो सकते थे, लेकिन हम रियल हमने उसमें यूज़ किए, गैलपिंग हमने दिखाई, हॉर्स पे बैठ के गैलप करते हुए हमने स्वॉर्ड फाइटिंग की, वो सारी चीज़ें की। तो झांसी का सिलसिला उस वक्त से अच्छा चल पड़ा, एंड फॉलोड बाय शिवाजी, महाराणा प्रताप, ऑल दो सुपर हिट शोज आई डिड
नेक टू वहां से एक आपको माइथो ट्रैक माइथो कहना, आई हैव अ वेरी सीरियस ऑब्जेक्शन टू एवरीबडी हु सेज माइथो. इट्स नॉट माइथो, इट्स हिस्टोरिकल. माइथो इज वेयर गॉड्स, जहाँ भगवान है वहाँ वो माइथो होगा, माइथो मिथ, जिसको आप मैथोलॉजिकल कहते हैं. बट दीज आर द फैक्ट्स, दीज आर द फैक्ट्स. हमारे पास पूरी हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि 1857 की लड़ाई में झांसी की रानी ने पार्ट लिया, रघुनाथ सिंह ने लिया, तात्या टोपे ने लिया, मंगल पांडे ने लिया. दीज आर हिस्टोरिकल फैक्ट्स. महाराणा प्रताप लड़े थे अकबर के अगेंस्ट, वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है. सो आई थिंक इट शुड बी कॉल्ड हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट्स, नॉट मैथोलॉजिकल. राइट. लेकिन जैसे कि सर आप झारखंड से हैं ना, आपका फैमिली बैकग्राउंड काफी आर्मी काइंड ऑफ. हाँ, मेरे फैमिली में चूंकि झारखंड तो पहले नहीं था, इट वाज बिहार बेसिकली. और बिहार के साथ कह लीजिए प्लस पॉइंट या माइनस पॉइंट ऐसा है कि या तो जो पढ़ाई करते हैं पढ़ाई में अच्छे होते हैं, या तो वो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, या डिफेंस में जाते हैं, और या नहीं तो फिर पॉलिटिशियंस बनते हैं या क्रिमिनल्स बनते हैं. तो ये फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली यही ट्रेंड है. हमारे फैमिली का भी यही ट्रेंड था. मैं भी दिल्ली जब गया था तो मेरे पेरेंट्स ने भी यही चाहा कि मेरा बेटा भी आईएएस बने, जो मैं नहीं बन सका. बट आईएएस तो नहीं बना, लेकिन आईएएस की तैयारी करते करते मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट पहले से था, वो थोड़ा ज़्यादा डेवलप हो गया. नाइस. ऐसा हुआ. जैसे आपने कहा कि हिस्टोरिकल कैरेक्टर की बात की, तो फिर वहाँ से जब झांसी की बात की, फिर आपको किस तरीके से मतलब कैसे काम. हाँ, हिस्टोरिकल में लगातार मैंने कुछ 7 से 8 किए. झांसी, शिवाजी, महाराणा प्रताप, बुद्धा, सिया के राम एंड लास्ट में नमा. तो नेक टू नेक इतने सारे हो गए कि मुझे लोगों ने कहना शुरू किया कि हेमंत, पीपल विल टाइप कास्ट यू, सो यू हैव टू अगेन चेंज योर ट्रेंड. मतलब तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा, अदरवाइज सबके दिमाग में तुम बैठ जाओगे कि भाई क्योंकि हमारे यहाँ भेड़ चाल है ना. आपने किसी 2 अच्छे रोल में मुझे देख लिया, अरे उनको बुलाओ इस रोल के लिए भी. आपको रेंज देखना चाहिए ना एक एक्टर का. अच्छा, हिस्टोरिकल हमने तभी इसलिए किया था कि हमें करने में मज़ा आ रहा था, बट हमें क्या पता कि उसी टाइप के रोल हम करते रहेंगे. तो फिर अगेन वो कॉन्शियस में एक फीलिंग आ जाती है, भाई बहुत हो गया, अब थोड़ा सा टेक अ ब्रेक एंड थिंक समथिंग एल्स. क्योंकि आफ्टर ऑल पीपल शुड रिमेंबर यू एज एन एक्टर. आप एक कंप्लीट एक्टर के रूप में जब तक नहीं याद किए जाओगे तब तक फ़ायदा क्या एक्टिंग करने का. ये मेरी सोच है, मेरा मानना है. तो दैट्स हाउ. उसके बाद अनफॉर्चुनेटली कोरोना का जो पीरियड था वो मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा. उस दौरान मैंने अपने आप को थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट किया, ये सोचा कि भाई मैं एक ही तरह की चीज़ें क्यों कर रहा हूँ, व्हाई नॉट आई शुड ट्राई डिफरेंट थिंग्स. एंड लकीली वेब सीरीज़ का दौर आ गया एंड आई स्टार्टेड ट्राइंग माई लक इन वेब सीरीज़. और ऊपर वाले की दया से पहला मेजर प्रोजेक्ट वॉज आश्रम 3. आश्रम 3 में एक रिप्लेसमेंट आई थी. जो आश्रम 2 में थे उनको उन लोगों ने कुछ कारणवश दूसरे को लेना चाह रहे थे, तो दैट्स व्हाई आई लैंडेड विद द रोल ऑफ पुलिस. एक्चुअली आईजी इंस्पेक्टर जनरल सुमित चौहान का रोल मिला. देन अभी मेरी एक और आ रही है वेब सीरीज़, वो वूट पे है और जियो सिनेमा पे है, जिसमें सुष्मिता मैम है. वो ट्रांसजेंडर के ऊपर बेस्ड है. उसका नाम है ताली. आई हैव एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दैट. देन एक रिलीज़ हुई है अभी, बट उसके सेकेंड सीजन में माई पार्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, स्कूल ऑफ लाइज. दैट इज़ ऑन हॉटस्टार. तो उसमें भी मेरा ठीक ठाक, मतलब 8th एपिसोड के, मतलब फर्स्ट सीज़न के लास्ट एपिसोड में हूँ मैं, और सेकेंड सीज़न में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेरा. कुछ फिल्में हैं. तो इस तरह की जर्नी रही है अभी तक. क्या बात है. मैंने सर आपका एक 7 साल पहले का इंटरव्यू देखा था जिसमें आप अपने हिस्टोरिकल कैरेक्टर के कपड़ों में थे. और तब आपने कहा था कि मैं इक्के दुक्के फिल्म मैंने की है, लेकिन आज जैसे मैं अगर आपसे बात करूँ तो काफ़ी मतलब एक चीज़ बीच में मैंने 2-3 फिल्में की थी, बट वो गैप के बाद किया था. जैसे एक किया था मैंने वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई पार्ट 1. उसमें जो मेरा वो सीन है अमरूद वाला विद अजय सर एंड कंगना मैम, वो सीन बॉलीवुड के 50 मोस्ट आइकॉनिक सीन्स में एक माना जाता है. इफ़ यू नो अगर आप YouTube पे जस्ट अमरूद वाला लिखेंगे ना, यू विल गेट दैट सीन. इट्स सो पॉपुलर. और उसी टीम की एक दूसरी फिल्म बन रही थी अजहर, विच वॉज शॉट इन लंडन. तो हमें भी ले जाया गया लंदन उसकी शूटिंग के लिए. दैट वाज बेस्ड ऑन क्रिकेटर अजहरुद्दीन, उसके ऊपर बेस्ड थी. तो बीच में 2-3 फिल्में की मैंने, बट यू नो माई मेन फोकस वॉज सीरियल. बट अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है. अभी मेरा मेन फोकस रहता है वेब सीरीज और फिल्म, और टाइम मिलेगा तो सीरियल भी करेंगे. ऐसा कोई मुझे परहेज़ नहीं है कि मुझे सीरियल नहीं करना है.
जैसे सर आपने कहा कि अगर हम कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर करते हैं, कोई हम एक ऐसा कैरेक्टर कर लेते हैं जो हमारी एक छाप बन जाती है कि हमको फिर बैक टू बैक शायद वैसे ही कास्ट किया जाता है, लेकिन फिर उस चीज़ को बदलने के लिए तो क्या कुछ ऐसी चीज़ हमें करनी पड़ी? जैसे आपने कहा कि एक ब्रेक लेके फिर उसे चेंज करना चाहिए, तो क्या किस तरीके से चेंज करना चाहिए एक्चुअल में उसे? मतलब लोगों के मन में जब एक बार कोई किसी चीज़ के लिए ना धारणा बन जाए तो उस धारणा को तो तोड़ना पड़ता है कि मैं सिर्फ ऐसे ही रोल नहीं करता हूँ, मैं कुछ अलग भी कर सकता हूँ। अब जैसे आपने कहा हिस्टोरिकल मैथोलॉजिकल एक ही टाइप के रोल कर कर के मुझे भी लग रहा था कि मेरी वो इमेज बन गई है, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता था जिससे भी मिलता था तो वो कहते थे आप ना कुछ संवाद बोलते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा भाई मैं बहुत अच्छा नेगेटिव भी कर सकता हूँ, मैं कॉमेडी भी कर सकता हूँ, ट्राई तो कीजिए। तो इसलिए मैंने उस चीज़ से अपने आप को ब्रेक लिया। अभी जो मैंने ऐसी भी फिल्में की हैं जो छोटे बजट की हैं, कुछ 4-5 CR की फिल्में हैं, उसमें मेरा वन ऑफ द मेन पार्ट है उस फिल्म में। आई एम प्लेइंग ईदर वन ऑफ द मेन नेगेटिव और कॉमिक रोल कर रहा हूँ। तो इस तरह के अलग अलग रोल्स कर रहा हूँ और एज एन एक्टर आई एम एंजॉइंग डूइंग इट। अभी मेरी एक फ़िल्म है जो अभी कंप्लीट की मैंने, उसका नाम है सरकारी बच्चा। तो उस फिल्म में मेरे साथ ब्रजेंद्र काला साहब हैं, एहसान खान साहब हैं, रुसलान मुमताज़ है, मैं हूँ। तो वो एक सटायर है, इट्स अ सटायर ऑन गवर्नमेंट के जो कुछ सिस्टम्स हैं, छोटे शहरों में जाके उस सिस्टम से लोगों को क्या फ़ायदा नुकसान होता है, उसके ऊपर एक फ़िल्म है, छोटी सी फिल्म है जिसका नाम है सरकारी बच्चा, जो शायद इस साल या अगले साल, इसी साल शायद आनी चाहिए। देन अनदर मूवी, वो भी छोटे बजट की है, इट्स अ बायलिंगुअल, कन्नड़, हिंदी और प्रोबेबली तमिल और तेलुगु, धाक नाम है उसका। तो वो उस फिल्म की भी शूटिंग हमने कंप्लीट की पिछले महीने। दैट्स अ आउट एंड आउट साउथ इंडियन स्टाइल की मूवी जो होती है, उसमें आई हैव प्लेड अ रोल ऑफ बैड कॉप। मतलब मैं उसमें वन ऑफ द मेन विलन हूँ। वो फिल्म भी मतलब आप कह सकते हैं बहुत बड़ी बजट की नहीं है, बट मेरा रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई एम वन ऑफ द 4-5 जो मेन उसमें है कैरेक्टर, उसमें एक कैरेक्टर मैंने प्ले किया है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो मेरा मानना है कि अगर मुझे लोग इस तरह की चीज़ों में देखेंगे तभी तो उनको मेरे पे ट्रस्ट होगा कि हाँ भाई वी कैन ट्राई हिम फॉर दिस रोल। अदरवाइज एक ही टाइप की चीज़ आप करते रहें तो मन में बैठ जाता है यार इसी के लिए बुलाओ उनको। राइट। तो वो ब्रेक लेने के लिए कभी कभी रिस्क भी लेना पड़ता है, विच आई टुक। लेकिन सर जैसे आपने कहा ब्रेक लेके चेंज करना, बट अगर बात करूं मैं, अगर एक फेमस जैसे सीरियल की जो क्राइम पेट्रोल है, उसके अंदर में कई ऐसे पुलिस इंस्पेक्टर जो पिछले 8 साल 10 साल 12 साल से कंटिन्यूसली एज एन इंस्पेक्टर ही कर रहे हैं, और उन्होंने दूसरे सीरियल में शायद मतलब कभी जाने का मतलब उन्हें मौका भी ना मिला, चांस ना मिला इस तरीके से। इवन CID दैट वे, इवन CID जब से CID बंद हो गया उसके बाद की जो कास्ट थी, एक्चुअली ये आप कह सकते हैं बहुत ही मिसफॉर्चून है। ये जो बन जाता है ना, इसके लिए मैं क्या कहूँ, मतलब दिमाग में लोगों को बैठ जाता है कि भाई आपने उसको कॉप में देखा हमेशा तो वो कॉप ही लगेगा। ऐसा क्यों? वो एक अच्छा एक्टर है, अगर वो कॉप के रूप में आ रहा है तो कल को बैडी में भी अच्छा करेगा, वो विलन का रोल भी बहुत अच्छा करेगा, वो फादर का रोल भी बहुत अच्छा करेगा, हो सकता है कॉमेडी भी अच्छा करे, उसके लिए ट्राई करना होगा। तो मुझे लगता है वो हमारी जो सिस्टम है उसमें ग्रेजुअली ये चीज़ आ सकती है, और कभी कभी एक एक्टर को खुद वो चांस लेना पड़ता है कि भाई मैं कर रहा हूँ ना, नो आई एम गिविंग अ ब्रेक, मैं नहीं कर रहा हूँ, नो आई विल ट्राई सम अदर रोल्स टू डू। तो वो रिस्क एक्टर को लेना पड़ेगा अपने इमेज को चेंज करने के लिए। अदरवाइज इंडस्ट्री आपको अगर एक रोल में देख रही है तो वो वही मान के चलती है कि आप उसी के लिए बने हैं, वो उसके आगे नहीं सोचती है। और इंडस्ट्री क्यों सोचे आपके बारे में? आपको अपने कैरियर के बारे में खुद सोचना है। आपको अपना कैरियर कैसा हो, उसका ग्राफ कैसा हो, वो किस तरह से आगे बढ़ेगा, आपका क्राफ्ट किस तरह से आगे बढ़ेगा, ये तो आपको खुद डिसीजन लेना होगा। सो दिस इज़ ऑन यू, दिस इज़ नॉट ऑन द इंडस्ट्री टू थिंक अबाउट यू। अगर मैं आप जैसे, अगर आपको इतना तजुर्बा है सर सीरियल का, ये सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जब जैसे 2001 में जब आपने घराना किया, अभी अगर आप 2023 के जो सीरियल्स अभी चल रहे हैं, क्या आप डिफरेंस देखते हैं? एज एन पॉजिटिव भी पूछा, एज एन नेगेटिव पूछा, तो क्या बताना देखिए क्या होता है कि इट्स ऑलवेज डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में जिस तरह की चीज़ों की डिमांड होती है, सप्लाई भी उसी तरह से किया जाता है। लोग कहते हैं टीवी रिग्रेसिव है, ये है वो है, बट क्यों है? आज मतलब आप अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करना, बीच में जैसे बहुत बार टीवी में हुआ है, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आए, लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, बट वो नहीं चला, TRP नहीं आई, तो क्या करेंगे लोग? देखिए टेलीविज़न के जो लॉयल ऑडियंस हैं वो लेडीज़ हैं। इस चीज़ आपके घर में
आप देखते होंगे वेब सीरीज, लेकिन आपकी मदर और दादी आज भी टीवी सीरियल ही देखेंगी। ये हर घर की कहानी है। मेरी माँ, मैं खुद जो वेब सीरीज करता हूँ, उसे शायद आधी बात आधी चीज़ों के बारे में मालूम भी नहीं है। उसको आज भी वही चाहिए, रात को सीरियल देखना है, उसको वो देखना ही देखना है। तो वो माइंडसेट अभी तक चेंज हुआ नहीं है। तो क्या हो गया है कि ऑडियंस आपके पास इतना सा है, उसमें बहुत सारे ब्लॉक्स बन गए हैं कि एक का हो गया सीरियल, एक का हो गया वेब सीरीज। अब जो यंग क्राउड है, दे वांट टू सी वेब सीरीज, उनको मोबाइल पे सब कुछ अवेलेबल है, उस पर देख लेते हैं। अब आपके पास आपका पॉकेट अलाउ करता है तो आप थिएटर चले जाते हो, क्योंकि उस तरह की अगर फिल्म है तो आप थिएटर चले गए। तो वही ऑडियंस बट गई है। जब हम घराना करते थे, कुमकुम करते थे, उस वक्त एक ही ऑप्शन था टीवी पे, सीरियल्स। वेब सीरीज तो था नहीं, तो टेलीविजन की टीआरपी भी बहुत अच्छी होती थी। एक ही शो 8 साल, 7 साल, 6 साल बहुत कॉमन बात थी। 2 साल 3 साल तो एवरेज शो निकल जाता था। लेकिन अब नहीं होता ना, अब 6 महीने 3 महीने में शोज उतर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन इतना मार्केट में हो गया है। और एक चीज़ ये भी है, देखिए हम कभी कभी ओवर एक्सपेक्ट करते हैं राइटर्स से। एक राइटर 6 डेज 7 डेज हो गया, आज के जो टेलीविजन शोज हैं 7 दिन चल रहे हैं, एवरीडे क्या कहानी लिखेंगे वो? आप सोचिए ना, कोई एक शो चल रहा है, हिट है, अब भाई हिट है तो कुछ लिखो। क्या लिख सकते हैं? आपके हर चीज़ की एक कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी के बाहर आप क्या लिखेंगे? रोज क्या, कौन सी ऐसी कहानी आप देंगे कि लोग कहें अरे बाप रे मज़ा आ गया? कहीं ना कहीं वो स्टैग्नेंट हो ही जाता है। तो मेरा मानना है इसमें किसी की गलती नहीं है। हमारा जो मार्केट है ना, हमारा जो व्यूअरशिप है ना, उसी में उथल पुथल चल रही है, और उसमें जिसको जो चीज़ पसंद आती है वो देख लेते हैं। इट्स लाइक दैट। क्या बात है। लेकिन सर अगर आप सामने और मैंने ये नहीं जाना तो शायद ही क्या फिर मैं मेमोरी क्रिएट कर पाए। मैं जानना चाहूँगा, अगर हम फिर से एक बार जाए फ्लैशबैक में, जो आपने बॉर्डर की टाइम की शूटिंग के जो कुछ ऐसे किस्से में मतलब। सर बॉर्डर की शूटिंग में क्या बताऊँ आपको, मैं नया नया था। मुझे तो लगता ही नहीं था कि एक्टर को, देखता था मैं बड़े बड़े स्टार को, हमें तो बस सॉरी टू से बहुत ही एवरेज हर चीज़ मिलती थी। मतलब आप कह सकते हैं, मतलब बेसिक चीज़ें मिल जाती थी, बट आज जो चीज़ें मिलती हैं तभी वो नहीं मिलती थी, क्योंकि हम नए थे। और एक इंडस्ट्री का ट्रेंड रहा है, आप अगर नए हो तो नए की तरह ही रहना पड़ेगा। आई थिंक एवरीवेयर द सेम थिंग। वो लर्निंग प्रोसेस भी होता है, तो शायद वो होने की वजह से हम लर्न कर सके, हम सीख सके। अगर शुरू में ही सब चीज़ें मिल जाती हमें वो, तो शायद लगता अरे यार आई हैव लैंडेड ना, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मुझे लगता है दैट्स यू कैन से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी, कि शुरुआती दौर में जिन चीज़ों की कमी हमें महसूस होती थी शूट पे, उस चीज़ को पाने के लिए हमने एफर्ट को और बढ़ाया, तो वो एक तरह से मेरे लिए फ़ायदेमंद ही रहा। मैं ऐसा इस चीज़ को देखता हूँ। दिस इज़ हाउ आई सी दैट थिंग। और जैसे कि सर शूटिंग की बात करोगे तो काफ़ी चीज़ें भी वीएफएक्स आ गई, काफ़ी चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं, बदल। लेकिन उस टाइम इतना कुछ नहीं था हमारे पास, तो हाँ, किस तरीके फिर शूट का उस वक्त जैसे वही मैं बता रहा हूँ आपको, बॉर्डर में तो वीएफएक्स बहुत कम यूज़ हुआ था, सिर्फ मिग वगैरह जब उड़ाया गया था। आपको एक मज़े की बात बताऊँ, लास्ट का एक सीन है जहाँ जैकी सर मुझसे पूछते हैं सुमेश कितना टाइम बचा है सनराइज़ होने में, क्योंकि हंटर्स जो थे वो हमारे पास हंटर प्लेन्स थे, और जहाँ लड़ाई हो रही थी लोंगोवाला में, तो वहाँ पर रात के समय लड़ाई हो रही थी और रात को हंटर्स फ्लाई नहीं करते थे। तो एक सीन है, जैकी सर फ़ोन पे कहते हैं कि हंटर्स कैन नॉट फ्लाई इन नाइट, तो वो ऐसे करके बैंग करते हैं एयरक्राफ्ट पे ही हाथ से मारते हैं, और हम लोग वेट कर रहे होते हैं कि जैसे ही सनराइज़ होगा हंटर उड़ेगा। तो सनराइज़ के वक्त वो मुझसे पूछते हैं, और हम दौड़ के जा करके सुबह की पहली किरण के साथ पाँव जैसे ही फटती है, हम दौड़ के आके अपने अपने मिग में बैठते हैं, हंटर में बैठते हैं सॉरी। तो हंटर को ट्रैक्टर खींच के ले गया उस सीन में। तो बेसिकली जैसे ही कॉकपिट बंद होता है तो ट्रैक्टर हमको खींच के आगे ले जाता है, और कट टू आप देखते हैं स्काई में 2 हंटर जा रहे हैं, और फिर बम्बार्डिंग शुरू हो जाती है वहाँ लोंगोवाला में। तो ये थी, तो मज़े की बात है कि ट्रैक्टर खींच के ले गया, लगा हम चला रहे हैं। या बट आई वॉज इन जी सूट, बैठा था, सब कुछ था, बट हम चुपचाप बैठ गए थे। हमें बोला गया था कुछ भी नहीं टच करने के लिए, और ट्रैक्टर खींचेगा। इट वॉज लाइक दैट। तो अभी भी आपकी दादा के साथ उतनी ही दोस्ती है जैकी दादा के साथ? सर बहुत ज़्यादा दोस्ती क्या है, वो तो बहुत सीनियर हैं हमारे, मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे गुरु हैं। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इनफैक्ट पहली बार लाइफ में एज एन एक्टर आदमी को कैसे बिहेव करना चाहिए, उठना बैठना चाहिए, शायद मैं उन्हीं को देख के सीखा हूँ। अब मैं पहले तो काफ़ी रेगुलर जाता था, लेकिन अब वो भी बहुत बिज़ी रहते हैं, और उस तरह का अब उतना हो नहीं पाता। लेकिन जहाँ कहीं भी हम मिलते हैं, आज भी मेरे मन में उनके लिए उतनी ही इज्जत है जितनी पहले थी।
he is still one of the most lovable person I have in my life. I have a huge respect for Jackie sir, huge respect. उन्होंने बहुत गाइड किया है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई हैं और इसके लिए मैं हमेशा उनका ऋणी रहूँगा. That's all I can tell you. And wish अगर वो जहाँ भी जैसे भी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें, ऊपर वाला हमेशा उन्हें बरकत दे. मैं यही दिल से उनके लिए सोचता हूँ. हाँ सर, जैसे आपने कहा कि कोविड में मतलब जैसे आपने वेब सीरीज़ की तरफ फिर चीज़ें आपकी थोड़ी टर्न होने लगी, तो आपको क्या लगता है कि अभी जो ऑडियंस है हमारी सिनेमा घरों को छोड़कर अभी डायरेक्ट ओटीटी की तरफ में आ गई, बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी अपनी फिल्म भी वहीं उसी वेब सीरीज़ के अंदर देखना चाहते क्या हैं? ऑप्शंस, मैंने कहा ना, इट्स ऑलवेज डिमांड एंड सप्लाई. कोविड के टाइम में थिएटर्स चल नहीं रहे थे और हम सब ने बहुत कंज्यूम किया बाहर के वेब सीरीज़. हमने साउथ के कितने सारे वेब सीरीज़ देखे जो पहले हमें मालूम नहीं होती थी. मलयालम, तमिल, तेलुगु, इवन आई हैव सीन अ लॉट. तो हमें समझ में आया सिनेमा क्या. हम अभी तक एक कुएं के मेढक की तरह सिर्फ हिंदी के देख करके खुश हो जाते थे, लेकिन हमें पता चला बाहर के लोग, रीजनल लैंग्वेज के लोग कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं. ये थैंक्स टू कोविड वी केम टू नो अबाउट इट. एंड वेब सीरीज़ ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ कोविड उनको बहुत एडवांटेज मिला, क्योंकि थिएटर्स बंद थे, लोग जाते नहीं थे, तो लोगों के पास अच्छे इंटरटेनमेंट के लिए ये वेब सीरीज़ थे. तो फ़र्क तो पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है, लेकिन मुझे लगता है हर बार चैलेंजेस आते हैं पिक्चर हॉल्स के लिए, बट दे ऑलवेज ओवरकम इट. जब टेलीविज़न आया था उस वक्त भी यही था कि लोग टेलीविज़न देखेंगे, पिक्चर हॉल नहीं जाएंगे, लेकिन फिर लोग जाते ही हैं ना. अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर फिल्म पठान बन सकती है, लेकिन जो अच्छी, अब जैसे मैंने सुना ये ज़रा हट के ज़रा बच के, इट ऑल्सो डिड ठीक ठाक अच्छा बिजनेस किया है. तो जो अच्छी फिल्म होगी लोग जाएंगे देखने के लिए और मार्केट डिफाइंड हो जाएगा कि भाई ये फिल्म जो है ये थिएटर में जाएगी, ये फिल्म जो है वो OTT पे जाएगी. एक तरह से अच्छा ये कंपटीशन और बढ़ेगा और हम एक्टरों को अच्छा है, फ़ायदा है, ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा काम करेंगे. लेकिन सर अभी इन दिनों देखा गया कि बॉलीवुड की तरफ से ऑडियंस थोड़ी कहीं ना कहीं साउथ इंडस्ट्री पे ज़्यादा फिल्मों को देखना पसंद, वहाँ की फिल्म ज़्यादा उनको पसंद आ रही थी. तो आपको क्या लगता है बॉलीवुड एंड साउथ का जो चल रहा था बीच में, मुझे लगता है ये एक फेज़ है. हर चीज़ के साथ एक फेज़ होता है. अभी आज से 25-30 साल पहले हिंदी फिल्मों, अभी यहाँ भी देखिए, यहाँ भी उस तरह की चीज़ें आई हैं. अब यहाँ भी कॉम्पिटिटिवनेस पहले से भी थी. अभी चांस की बात है कि अभी उनकी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो लोगों को पसंद आ रहे हैं, या उनकी मेकिंग, उनकी टेक्निक, उनका टेकिंग जो है वो थोड़ा सा लोगों को पसंद आ रहा है. बहुत जल्द यहाँ ऑलरेडी बन रहे थे या बन रहे हैं. ये जो परसेप्शन है ये ग्रेजुअली चेंज हो जाएगा. ऐसा नहीं कि वहाँ ज़्यादा अच्छा है, यहाँ ज़्यादा, मैं नहीं मानता हूँ. यहाँ भी इतने अच्छे अच्छे टेक्नीशियंस हैं. चांस की बात है, जिस दिन उनका प्रोजेक्ट क्लिक कर जाएगा आपको फिर ये ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा. हम लोगों ने कई सारे पब्लिक रिव्यू जाना आदि पुरुष को लेकर, बीइंग एन एक्टर, आपका क्या कहना है आदि पुरुष का? सॉरी टू से मैंने देखी नहीं है फिल्म, लेकिन जो मैंने टीवी पे देखा है उसी को देख के मैं बोल सकता हूँ. अब इस तरह के सब्जेक्ट पे मैं क्या बोलूँ, मतलब अच्छा नहीं लगता है देख के, बस यही कह सकता हूँ. किसी के बारे में कुछ ऐसी राय नहीं व्यक्त करना चाहता हूँ. मैंने भी रामायण से ही रिलेटेड एक शो किया था जिसका नाम है सिया के राम, स्टार प्लस पे कुछ 4 या 5 साल पहले आई थी. अभी रिपीट भी हुआ था, चूँकि शो अच्छा चला था तो कोविड के टाइम पे उसे भी चलाया गया था. मैंने भी उसमें मिथिला को बड़ा काफ़ी डिटेल में दिखाया गया था. तो आई हैड प्लेड रोल ऑफ जनक्स यंगर ब्रदर कुशध्वज, जो कहीं मेंशन नहीं है. एक शायद वाल्मीकि के रामायण में उनका जिक्र है, तो इसलिए उस चीज़ को उन्होंने थोड़ा अच्छे से दिखलाया था मिथिला को, क्योंकि वो जो रामायण था वो सिया के पॉइंट ऑफ व्यू से था, सीता मैया के पॉइंट ऑफ व्यू से था. शुद्ध भाषा, चेस्ट हिंदी, इसका हमने इस्तेमाल किया. बट आदि पुरुष में जिस तरह के लैंग्वेज हैं, जिस तरह के डायलॉग्स हैं, मतलब हम एटलीस्ट हमारा जनरेशन, मैं कमिंग जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि बजरंग बली जिनकी हम पूजा करते हैं वो इस तरह के डायलॉग बोलेंगे. नो, मैं एग्री नहीं करता हूँ क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे या इस पे कि भाई आज की जनरेशन, मुझे नहीं लगता कि आज की जनरेशन भगवान के बारे में इस तरह की बातें सोच सकते हैं. मैं इस चीज़ से एब्सोल्युटली डिसएग्री करता हूँ एंड आई हैव वेरी सीरियस ऑब्जेक्शन ऑन दिस. बट ठीक है, आप लिबर्टी के नाम पे आप लीजिए, बट प्लीज़ मतलब हमारे जो जिनको हम बचपन से आज तक अपने आराध्य मानते आए हैं, पूजा करते आए हैं, उसको आप कैसे हल्के तरीके से दिखा सकते हैं?
दिस इज नॉट डन। बट लेकिन जो सर स्क्रिप्ट राइटर उन्हें मतलब उन्हें पुरस्कार भी मिल चुका है इससे पहले वो फिल्मों ठीक के है ना, लिए। वो पुरस्कार अब जो ट्रिपल सेंचुरी मारता है वो जीरो पे भी तो आउट होता है, स्टम्प्ड हो जाता है, उसमें क्या करेंगे। दैट इज़ नॉट कि अगर आपको पुरस्कार मिला है तो फिर आप कुछ भी कर लें तो हम एक्सेप्ट कर लें, ऐसा नहीं है ना। अब रावण तो प्रकांड विद्वान थे, शिव भक्त थे, फिर उनको राम ने क्यों मारा? उन्होंने ही गलती की ना, सीता मैया का अपहरण किया। तो एक ही इंसान से दोनों चीज़ें हुई। और जब रावण मरते हैं तो बोलते हैं भगवान राम लक्ष्मण को कि जाओ, ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, प्रकांड विद्वान हैं, इनसे कुछ शिक्षा लो। तो ऐसा नहीं है, अगर उनको अवार्ड मिला है तो अच्छी बात है, गॉड ब्लेस हिम। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी लिख दें, कुछ भी, वो भी हनुमान जी बोले, संभव है? आई डोंट थिंक सो, ये गलत है। ये जो भी सोच है, जिसने भी सोचा है, बहुत गलत सोचा है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। अगर सर अगर हम थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लें कि अगर आपने काफ़ी सारे हिस्टोरिकल कैरेक्टर की, तो आपको उस चीज़ की थोड़ी सी ज़्यादा समझ है कि किस तरीके की स्क्रिप्टिंग होनी चाहिए, कास्ट होनी चाहिए, कैरेक्टर का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भाषा का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मान लीजिए अब ये जिम्मेदारी अगर हम अब आपको देते हैं कि एज एन आप अभी आदि पुरुष के एज एन कास्टिंग है, तो आप सबसे पहले दिमाग में आपके लिए राम का कैरेक्टर कौन नज़र आता है? देखिए, मैं किसी एक को नहीं, लेकिन राम के, हम जब आंख बंद करते हैं तो राम के बारे में हमारे मन में, भगवान श्री राम के बारे में एक ही ख्याल आता है, कंपोज्ड, कि उस चेहरे को आप देखें तो आपको शीतलता मिले, शांति मिले, वो भगवान है। पहली बात तो मुझे एक आदमी का मैं कमेंट पढ़ रहा था कल ही एक न्यूज़ में, तो उसने कहा कि हम भगवान को दिखा ही नहीं सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न जापानीज़ डायरेक्टर जिन्होंने रामायण बनाई थी 1992 में, उन्होंने कार्टून बनाया, उन्होंने डबिंग कराई सारे रामायण के और इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टरों से, क्योंकि बोले हम इमेजिन ही कर सकते कि भगवान कैसे दिखेंगे। चलिए, आपने इमेजिन कर लिया, तो आप एक ऐसे व्यक्तित्व को राम बनाइए कि राम को देख के लगे कि वो राम है। आप स्टारडम की वजह से किसी को राम मत बनाइए कि वो एक बहुत बड़े स्टार हैं तो हमें उनको राम बना दिया। नहीं, वो भगवान है। अगर आप भगवान के एक प्रतिबिंब को अपने सामने रख रहे हैं तो कहते हैं ना, उनको देख करके आपके मन में वो श्रद्धा होनी चाहिए, वो श्रद्धा आनी चाहिए। आप अरुण गोविल जी को देखते हैं, इवन सिया के राम में इवन आशीष शर्मा जी ने राम का रोल किया था, या गुरमीत चौधरी ने एनडीटीवी के रामायण में भगवान श्री राम का रोल किया था। आप देखिए, उनके चेहरे में एक शांति है, वो कंपोज्ड लगते हैं, उनको व्यक्तित्व को आप देखिए। तो मैं किसी को बोलूं कि ये बन सकते हैं, डजंट जस्टिफाई। और एक और चीज़ है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, ये हम टेलीविज़न में बात करते थे कि जो बने, जैसे कुछ लोग, कुछ एक्टर्स होते हैं जो अपने आप को ढाल लेते हैं कि मुझे सिर्फ ऐसे ही रोल करने हैं। उसके लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि कोई क्रिकेटर है, अगर वो फास्ट पिच पे खेलता है, ज़रूरी नहीं है वो स्लो पे भी अच्छा खेले, वो फास्ट पिच पे ही खेलेगा। वीवीएस लक्ष्मण हमेशा ऑस्ट्रेलिया में ही सेंचुरी मारते थे, इंडिया में नहीं मार पाते थे, तो उनको ऑस्ट्रेलिया के लिए रखा ही जाता था कि वीवीएस लक्ष्मण है, ऑस्ट्रेलिया में हिट होंगे ही होंगे। तो वैसे ही अगर मैथोलॉजिकल शोज बहुत सारे, आपको उस तरह के लुक्स चाहिए, जो उस तरह की भाषा जो बोल सके, आप किसी को भी ले आइए। भाषा सबसे इंपॉर्टेंट है। मैथोलॉजिकल शोज में, मैथोलॉजिकल सब्जेक्ट्स में आप किसी ऐसे एक्टर को लें जिनकी भाषा में वो पकड़ नहीं है, तो मज़ा नहीं आएगा आपको। तो सारा खेल भाषा का है। आप किसी को भी किसी में ट्राई नहीं कर सकते हैं कि ये अच्छा एक्टर है यहाँ पे, नहीं। मुझे लगता है इस तरह के शोज में, इस तरह के सब्जेक्ट्स में, जहाँ भगवान राम हैं, भगवान हनुमान हैं, अब भगवान लक्ष्मण हैं, वहाँ पर आप उनको देखें तो आपको देख के लगे कि ये वो है आपके, क्योंकि जो हम देखते आए हैं, कार्टून्स में पढ़ते आए हैं, जो हमारे दिमाग में चीज़ें बचपन से बैठी हुई हैं, हम वही देखना चाहते हैं। कुछ अलग सा चीज़ आपको दिखा करके एक्सपेरिमेंट के नाम पे कर दें कि नहीं, इनको ट्राई करते हैं कैसा लगेगा। यू कैन ट्राई इन अदर सब्जेक्ट्स, नॉट इन रामायण, महाभारत, इन सब में नहीं कर सकते आप ट्राई। बात करूँ सर आपके प्रोजेक्ट्स की, तो अभी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं जिसमें हम आपको कुछ नए किरदारों में देख पाएंगे? हाँ, अभी तो मैंने बताया एक ताली आ रहा है, शायद जुलाई में रिलीज़ हो जाएगी ताली, वूट पे और जियो सिनेमा पे आएगा। देन 11 अगस्त को छोटा सा ही है बट एक इम्पॉर्टेंट सा पार्ट है, ओ माई गॉड 2 वकाओ फिल्म्स की, जिसमें अक्षय सर हैं। वो एक बहुत ही हिट फ्रेंचाइजी है ओ माई गॉड, उसी का ये एक्सटेंशन है।
पार्ट 2 है। उसमें परेश रावल साहब थे, इसमें पंकज त्रिपाठी जी हैं, उनकी जगह पे वो फिल्म आने वाली है। देन 2-3 मेरी आप कह सकते हैं कम बजट की फिल्में हैं, अच्छी फिल्में हैं, जिसमें एक धाक है, सरकारी बच्चा है, ग्लैम गर्ल्स हैं, इस तरह के कम बजट की अच्छी फिल्में हैं जिसमें मेरा वन ऑफ द मेन टाइप का रोल है। फ़िलहाल तो ये है अभी। आप सर उन ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको हमेशा इतना सारा प्यार दिया है? यही कहना चाहूँगा कि अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए, हम इसी तरह आपको मनोरंजन, हेल्दी मनोरंजन करते रहेंगे। और आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का बेस्ट विशेस मुझे हमेशा चाहिए, तभी तो आगे बढ़ पाऊँगा। और मैं समझता हूँ कि जितनी भी जर्नी मेरी रही है, अभी आगे बहुत जाना है। बस अपनी दुआएं मुझे देते रहिए, अपना आशीर्वाद, अपना बेस्ट विशेस हमेशा मुझे देते रहिए। एंड थैंक यू सो मच हेमंत जी कि आपने हमें अपना समय दिया, बॉलीवुड हेल्पलाइन पे आकर इंटरव्यू दिया और हमें इतनी सारी बातें बताई। मतलब बॉर्डर टू, अगर ओ माय गॉड 2, तो पूरा मतलब बॉर्डर से लेकर ओ माय गॉड 2 तक हमने सारी चीज़ आपसे जानी, हमने कैरेक्टर्स के बारे में समझा। सो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू, माय प्लेजर, माय प्लेजर।